एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास के अंतर्गत जो लास्ट क्लास में हमने जलवायु वाला टॉपिक स्टार्ट किया था भारत के संदर्भ में, तो उसी को आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में आपको ये लगेगा कि यह है सिलेबस का पार्ट, ठीक है, लेकिन इसका आधार हमने तैयार किया पूर्व की क्लासों में। लेकिन साथ ही साथ में कुछ हिडन टॉपिक जो होते हैं जिसको हमने कल की क्लास के अंतर्गत सीखा था। ये आपके प्रीलिम्स की क्लास है जहां पर हमें थोड़ा डेप्थ में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि समय सीमा तो नहीं, एक सीमा होती है, क्योंकि प्रीलिम्स में और मेंस में एक मुख्य अंतर रखना होता है। उसीलिए क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग आपको सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है तो दोनों में भी डिफरेंस होना आवश्यक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसा मत मान के चलिएगा, आपको जितना कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है उतना मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम जलवायु घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो एक बार यहां पर सभी को मैं नोट कर देता हूं क्या क्या हम पढ़ेंगे, देखिएगा। जलवायु घटनाएं, ठीक है। जलवायु घटना में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे इंसो। इंसो कहा जाता है इसे, रुकिएगा ये थोड़ा उलझ रहा है, चलिए। इंसो मतलब इंडियन एल नीनो, ठीक है, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन, ठीक है। इस इंसो ऐसे लिखा जाता है, इंसो एल नीनो साउथ ऑसिलेशन। एक हो जाएगा आपका इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है हिंद महासागरीय द्विध्रुव, ठीक है। साथ ही साथ में एक और हम पढ़ेंगे पश्चिमी विक्षोभ, जो कि भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ये मावठ जब आता है, ठीक है, मावठ मतलब ठंड के समय जो आपकी जो फसल होती है आपकी रबी की फसल, तो रबी की फसल के दौरान जो वर्षा होती है उसी वर्षा को मावठ के रूप में जानते हैं। वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही वर्षा होती है, ठीक है। तो ये शब्दावली आपके सामने, एल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, साउथ ऑसिलेशन जिसे कहा जाएगा। एनसो मतलब एल नीनो साउथ ऑसिलेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, इंडियन ओशन डाइपोल, पश्चिमी विक्षोभ, ये सारी चीजें आज की क्लास में हमें डील करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एल नीनो। अब एल नीनो के बारे में वो बातें यहां पर लिखूंगा पहले मैं आपके एक पॉइंट के रूप में, ताकि आपके प्रीलिम्स में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप बना पाएं। फिर हमें इसे एक मैप के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से ये चीजें हैंडल होती है, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने कहा जो आपका ये एल नीनो होता है, एल नीनो का पहला बिंदु हो जाएगा ये जो भाषा है आपका स्पेनिश भाषा का शब्द है। क्या कहेंगे अब इसे हम? स्पेनिश भाषा का शब्द है। जो स्पेनिश भाषा का शब्द है तो इसका किस रूप में स्पेनिश भाषा में इसका प्रयोग किया जाएगा, तो उसका अर्थ होता है द लिटिल बॉय। द लिटिल बॉय इसे कहा जाता है। क्लियर हुआ? इसे क्राइस्ट चाइल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राइस्ट चाइल्ड। क्राइस्ट चाइल्ड, क्राइस्ट चाइल्ड का मतलब जो ईसा मसीह के जो आपने देखा होगा क्रिसमस का समय होता है। क्रिसमस का समय कब होता है? क्राइस्ट चाइल्ड कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी उत्पत्ति दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होती है, ठीक है। अब ये फैक्ट लिखिए, सब हम जानेंगे। फिर आगे देखिएगा, जो एल नीनो है, एल नीनो के कारण जो आपका प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, उस प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में दाब और ताप का अंतर आ जाता है, ठीक है। और दाब और ताप का अंतर कैसे? तो यहां पर मैंने कहा ताप प्रशांत महासागर क्षेत्र में
प्रशांत महासागर में ताप और दाब में अंतर उत्पन्न हो जाता है। अब ये ताप और दाब में अंतर उत्पन्न होता है तो यहां पर मैं मेंशन करूंगा आपका जो पूर्वी प्रशांत महासागर होगा, पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो वहीं जो पश्चिमी प्रशांत महासागर होगा वहां पर तापमान में कमी आ जाती है। क्लियर हुआ? पूर्वी प्रशांत महासागर में जो तापमान में वृद्धि होती है जिसके कारण वहां पर चलने वाली एक जलधारा है जिसे आप हम्बोल्ट की जलधारा बोलते हैं। हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा को आप पेरू की जलधारा के रूप में भी जानते हैं। जो ये पेरू की जलधारा है अपना स्वभाव बदल लेती है। पेरू की जलधारा गर्म हो जाती है। मैंने क्या कहा आपको, पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ रहा है तो आपकी जो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा है वो कैसी हो जाती है? गर्म। इसका मतलब सामान्यता वो कैसी है? सामान्यता ये कैसी है? सामान्यता तो ठंडी है। सामान्य स्थिति में इसकी प्रकृति कैसी होती है? ठंडी। क्लियर हुआ? ये बात भी ध्यान रखना। तो एल नीनो के समय यह जलधारा कैसी हो जाएगी? गर्म जलधारा हो जाएगी। एक फैक्ट और लिखेंगे यहां पर मैंने कहा कि जो आपका ये एल नीनो है, एल नीनो के बारे में वो फैक्ट के बाद अगला फैक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है? इसका प्रभाव के संदर्भ में देखें तो प्रभाव भारत के संदर्भ में देखा जाएगा तो यहां पर हम कहेंगे सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है। हमारा मानसून प्रभावित होता है इससे। और वैश्विक संदर्भ में देखें तो मैं सीधा कहूंगा यहां पर पेरू का तट, जो पेरू का तट होता है तो वहां पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। ठीक है, बाढ़ की स्थिति। क्लियर हुआ? तो मैंने कहा कि प्रभाव के संदर्भ में देखें एल नीनो के तो यह प्रभाव भारत में सूखे की स्थिति को निर्मित करता है, तो वहीं पेरू के तट पर आपका बाढ़ की स्थिति को निर्मित करता है। एक और बात इसमें कोट करेंगे कि यह एल नीनो होता है, जो एल नीनो लगभग 7 से 10 वर्षों के अंतराल में यह उत्पन्न होता है। वर्षों के अंतराल में उत्पत्ति। और क्यों होती है मैंने आपको बतला ही दिया है कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में ताप और दाब में अंतर उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान जो होता है वह 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि हो जाती है, जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में कमी हो जाती है। क्लियर हुआ? मुझे नहीं लगता है कि एल नीनो के बारे में इससे ज्यादा प्रश्न आपका प्रीलिम्स में बनेगा। क्लियर है? लिख के रख लीजिए, एल नीनो के संदर्भ में क्वेश्चन बना तो यही फैक्ट आपके रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने कहा यह भी ध्यान रखना एल नीनो के बारे में। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब देखिएगा, इसको हम समझते हैं कि आखिर ये एल नीनो का घटनाक्रम कैसे होता है। ठीक है, तो मैप लेके आता हूं और एल नीनो को समझते हैं, फिर हम आगे की बातें देखेंगे। देखिएगा, ये विश्व का मैप है। इसको मैंने इस प्रकार से सेट कर लिया है जितना कि मुझे इसकी आवश्यकता लग रही थी। ठीक है, ये आपका विश्व का मानचित्र है और इस विश्व के मानचित्र में यहां पर देखिएगा, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पूरा आपका दक्षिण अमेरिका है। मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको हो सकता कभी ब्लर हो। तो ये देखिएगा, ये दक्षिण अमेरिका इसे कहा जाता है। ठीक है, ये कौन सा आपका? दक्षिण अमेरिका। क्लियर है? दक्षिण अमेरिका में ये जो तट, ये जो देश दिख रहा है आपको, यहां पर एक देश है जिसका नाम है पेरू। कौन सा देश है? पेरू। क्लियर हुआ? एक देश का यहां पर मैं हाईलाइट कर दूंगा इसको, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। ठीक है, ये आपका पापा न्यू गिनी, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप। ठीक है, यहां पर इंडोनेशिया के कुछ द्वीप दिख रहे होंगे। ठीक है, और ये आपका यहां पर इंडिया। ठीक है,
ये और इतने मैप की हमें आवश्यकता है, ठीक है, दिख रहा होगा ये। तो यहां पर ये आपका दक्षिण अमेरिका और ये आपका ऑस्ट्रेलिया और ये आपका भारतीय प्रायद्वीप, ये आप कहें तो ये आपका हिमालय वाला क्षेत्र भी यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये आपका इतने ही मैप की यहां पर आवश्यकता है, ऊपर का नहीं भी दिख रहा तो इतनी आवश्यकता नहीं है हमें। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये पूरा बीच का, इसे कहा जाता है प्रशांत महासागर। ये तट रेखा में बना देता हूं, ये तट रेखा जो आपको दिख रही है, ये तट रेखा किसकी है? पश्चिमी प्रशांत महासागर की, ठीक है। और ये तट रेखा जो दिख रही है आपको, ये पूर्वी प्रशांत महासागर की तट रेखा है। क्लियर हुआ? ये पूर्वी प्रशांत महासागर की तट रेखा और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर की तट रेखा। क्लियर हुआ? इसे ही कहा जा रहा है आपका प्रशांत महासागर। अब देखिएगा सामान्य स्थिति में क्या होता है। सामान्य स्थिति में दिसंबर के समय की बात की जाए तो दिसंबर के समय आप देखेंगे, या फिर सामान्य परिस्थिति ही देखा जाए, सामान्य परिस्थिति दिसंबर कोई विशेष मंथ नहीं लेंगे। सामान्य परिस्थिति में क्या होता है, पेरू के तट वाला जो क्षेत्र है यहां पर तापमान कम होता है। क्योंकि यहां पर एक बात समझाता हूं मैं, अगले पेज पे थोड़ा देखिएगा, इसको यहीं पर समझ लीजिएगा, बार बार समझाने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे मैंने कहा ये आपका कौन सा है? जलीय भाग। क्लियर हुआ? इधर आपका स्थल है और इधर भी आपका क्या है? स्थल। क्लियर हुआ? जलीय भाग है। स्थल से समुद्र की ओर जो पवनें चलती है या हवाएं चलती है, ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर जो पवनें चलती है उसी को कहा जाता है अपतटीय पवन। क्लियर हुआ? अपतटीय पवन। जब अपतटीय पवन स्थल भाग से जलीय भाग की ओर चल रही है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यह सामान्य समझने वाली बात है, आप भी समझ जाएंगे। मैंने कहा कि ये जल, जैसे कि मैंने कहा कि ये जल यहां तक ऐसे भरा हुआ था, ठीक है, ये जल भरा हुआ है, समुद्र का ऊपरी स्तर मान लीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इसका लेवल जो होता है उसका लेवल कैसा हो जाता है? इस टाइप से हो जाता है। जब इधर से पवन चलेगी तो उधर ऊपर चढ़ जाएगा पानी और यहां पर नीचे उतर जाएगा, नीचे उतरेगा ना यहां पर। तो यहां पर नीचे उतरेगा तो इसका मतलब यहां पर ये स्पेस बच जाएगा, ये स्पेस क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेस खाली हो जाएगा और यहां पर ये स्पेस भर जाएगा। इतना यहां पर पानी ऊपर चढ़ जाएगा क्योंकि पानी यहां पर इतना नीचे आ गया। तो जब पानी नीचे आता है तो यहां पर ऊपर का जो जल, ये खाली वाला पार्ट हो गया, ये जो खाली वाला पार्ट है, इस खाली पार्ट को नीचे की जो जली बूंद है, नीचे का जल क्या होगा? नीचे का जल ऊपर की ओर आएगा। ऊपर क्या आएगा? तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अपवेलिंग। क्या कहा जाता है? अपवेलिंग। क्लियर हुआ? अपवेलिंग क्या है कि अपतटीय पवनों के प्रभाव के कारण जल का स्तर नीचे होने के कारण नीचे का जल अपवेलिंग की प्रक्रिया से उस गर्त वाले भाग के जल को भरने का प्रयास करता है। नीचे वाला जल कैसा है? यह ठंडा जल है। कैसा जल है? ठंडा। तो ठंडा जल जब ऊपर आएगा तो यहां पर तापमान की स्थिति कैसे निर्मित करेगा? यहां पर तापमान को कम कर देगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही? सामान्य स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सामान्य स्थिति। तो सामान्य स्थिति में जो महासागर जो भी होगा तो इसका ये जो तट है, ये कौन सा? पूर्वी तट है। तो पूर्वी भाग, उस महासागर का, उस जलीय भाग का पूर्वी भाग का तापमान कम हो जाता है। कम होने का कारण अपवेलिंग की प्रक्रिया। अपवेलिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि अपतटीय पवनों के प्रभाव के कारण समुद्र का जल स्तर यहां पर कम हो जाता है। इतनी बात समझना सिर्फ, ठीक है। अपवेलिंग के कारण तापमान कम हो रहा है। अपवेलिंग अपतटीय पवनों के प्रभाव के कारण जल स्तर में कमी के कारण नीचे का जल ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब तापमान कम हुआ तो इसका प्रेशर से कैसा संबंध होता है? तो यहां पर ये कैसा प्रेशर क्रिएट कर देगा? हाई प्रेशर। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर क्या होता है? समुद्री जल स्तर ऊपर आ जाता है तो यहां का जल में क्या होता है? यहां पर दबाव उत्पन्न होता है। तो यहां का जल नीचे की ओर जाता है और जल ऊपर है तो ये जल कैसा है? यहां का जल है आपका गर्म। तो ये गर्म जल क्या होगा? ये गर्म जल नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। नीचे की ओर जाएगा तो नीचे के ठंडे जल को भी क्या कर देगा? गर्म कर देगा। तो ये जो नीचे जल जाएगा आपका, नीचे आने के बाद इस जल का तापमान को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तापमान यहां पर क्या हो जाएगा? इस जल का तापमान को बढ़ा देगा। तो ये नीचे की ओर जो जल आ रहा है इसे कहा जाता है डाउनवेलिंग। डाउनवेलिंग की प्रोसेस। तो अब क्या कहेंगे? जब ध्यान रखना,
जल से स्थल की ओर पवने जा रही है, पवन इधर से आई थी, इधर से निकलेगी पवन, तो ये पवने इधर जब निकलेगी तो इन्हीं पवनों को कहा जाता है अनुतट पवन। अनुतट पवन, अनुतट पवन के प्रभाव से समुद्र जल स्तर में यहां पे वृद्धि हो जाती है, तो यह जल नीचे डाउन वेलिंग की प्रक्रिया से नीचे की ओर जाता है, तो इस भूभाग में तापमान को क्या कर देगा, तापमान में वृद्धि कर देगा। तापमान में वृद्धि का सीधा संबंध है कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई एकदम। तो ये हो गई आपकी सामान्य स्थिति कि सामान्य स्थिति में महासागर का जो पूर्वी भाग होता है वहां पे तापमान कम होता है, जबकि पश्चिमी भाग में तापमान अधिक होता है। क्लियर हुआ? इसीलिए तो हम कहते हैं तापमान कम, इसी तापमान कम होने के कारण जो यहां पर हम्बोल्ट की जलधारा है, इसी को कैसी प्रकृति कहा जाता है, ठंडी। मैंने कहा ही था, ठीक है, सामान्य स्थिति में कैसी होती है, ठंडी होती है। अब ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ध्यान रखना तापमान यहां पर कम है, इधर तापमान कम, उधर तापमान अधिक है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इस जगह। अब मैंने कहा कि ये हम पढ़ रहे कौन सी स्थिति, एल नीनो की स्थिति। एल नीनो, ठीक है, द लिटिल बॉय क्राइस्ट चाइल्ड। ठीक है, अब मैंने कहा कि पेरू के तट में जो होता है कि इस क्षेत्र में तापमान में क्या हो जाती है, सामान्य तापमान से तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान में वृद्धि होने से यहां पर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कैसा हो जाता है, लो प्रेशर। क्योंकि तापमान कम होने से यहां पर हवाएं ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठ रही है, ठीक है, शोप सीमा के पास में। ऊपर की ओर उठने के क्रम में फिर आप देखेंगे यहां पर तापमान अधिक हो जाता है, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पर तापमान में कमी दर्ज होती है, और कमी दर्ज होने से यहां पर हाई प्रेशर निर्मित होता है। बातें समझ में आ रही है? अब यहां पर तापमान अधिक होने से वायु का आरोहण होगा और यहां पर बादलों का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? बादलों का निर्माण, जिसके कारण इस पेरू के तट पर क्या होगी, वर्षा होगी। पेरू के तट पर क्या होगी, वर्षा होगी। पेरू के तट पर वर्षा मैंने बताया था बाढ़ का कारण बन जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार ये पवने शोप सीमा के पास जाकर इस दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। ठीक है, यहां पर तो ये कैसा प्रेशर बना लिया इसने, हाई प्रेशर ऊपर शोप सीमा के पास में, लो प्रेशर बनाकर ऊपर हाई प्रेशर बनाया। अब इस क्षेत्र में जाने के बाद यह नीचे हाई प्रेशर की ओर क्या हो जाएगी, पवन अवतलित हो जाएगी, तो यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा। क्लियर हुआ? और उसी प्रकार से फिर यह संचरण इस प्रकार से एक सेल का निर्माण कर लेगा। फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका रोटेशन आप देख रहे हैं, तो रोटेशन कैसा हो गया, रोटेशन इसका इस प्रकार से। इस रोटेशन को क्या कहेंगे आप, यही जो रोटेशन आपका ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज जो होता है इसी को आप क्या कहते हैं, वॉकर सेल। वॉकर वॉकर कोशिका। क्लियर हुआ? जब यहां पर हाई प्रेशर है तो उच्च वायुदाब का केंद्र हमेशा वर्षा के लिए प्रतिकूल होता है, तो ये जो पूरा भूभाग है आपका, इस पूरे भूभाग में कैसी स्थिति बन जाएगी, सूखे की स्थिति। क्योंकि इस पूरे भूभाग में आपका हाई प्रेशर बन जाएगा तापमान में कमी के कारण। इसी घटनाक्रम को कहा जाता है एल नीनो का घटनाक्रम। बात समझ में आ गई? तो एल नीनो में प्रशांत महासागर के जो पूर्वी तट है वहां पर तापमान अधिक होने के कारण तापमान सामान्य तापमान से अधिक तापमान हो जाता है, लो प्रेशर को क्रिएट करता है, वायु का आरोहण होता है, जहां पर पेरू के तट पर मूसलाधार वर्षा जो बाढ़ का कारण बनती है। यही शोप सीमा के पास जाकर ये आपका कहां पर आगे बढ़ती है, शोप सीमा के दोनों दिशाओं में बिखरती है। दोनों दिशाओं में बिखरने के बाद यह ऑस्ट्रेलिया के ऊपर शोप सीमा के समीप इसका अवतलन होता है या अवरोहण होता है। अवरोहण की प्रक्रिया में ये ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है या प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट है, इस प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर हाई प्रेशर का निर्माण करती है और हाई प्रेशर निम्न तापमान का कारण बन जाता है।
तो निम्न ताप होने से एक सेल का निर्माण होता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, जिसे आप वॉकर सेल कहते हैं। तो आपसे पूछेंगे एल नीनो के समय जो वाकर कोशिका होती है उसकी दिशा क्या होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज दिशा होती है वॉकर सेल के समय। बात समझ में आ गई? आशा करता हूं कि आपको एल नीनो का घटनाक्रम समझ में आया होगा, किससे यहां सूखे का कारण और इधर आपका पेरू के तट पर यहां पर बाढ़ का कारण बनती है। क्लियर हुआ? तो ये था आपका एल नीनो, जिसकी सामान्य बातें आपके यहां पर है और इसको डायग्रामेटिकली मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, और कुछ बेसिक सामान्य परिस्थिति थी वो मैंने आपको यहां पर बतला दिया। अब आगे चलेंगे और हम यहां पर समझेंगे ला नीनो। ठीक है, ला नीनो। ला नीनो में फिर से सामान्य बातें हम देखेंगे। यहां पर देखिएगा, स्पेनिश भाषा में या स्पेनिश भाषा का शब्द है। ठीक है, एक सेकंड, मुझे कॉल तो नहीं आ रहा है। चलिए, स्पेनिश भाषा का शब्द है ये, और एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है, तो स्पेनिश भाषा में इसे कहा जाता है द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल इसे कहा जाता है। ठीक है, यह घटना 3 से 4 वर्षों के अंतराल में घटित होती है। क्लियर हुआ? 3 से 4 वर्षों के अंतराल में घटित होती है। फिर देखें तो एल नीनो जो आपका ला नीनो होता है, ला नीनो में क्या प्रभाव, क्या कारण है उत्पन्न होने का? ठीक है, तो प्रशांत महासागर के ताप एवं दाब में अंतर उत्पन्न हो जाता है। अंतर उत्पन्न होता तो फिर से वही बात, पूर्वी प्रशांत महासागर में जो तापमान होता है वो तापमान सामान्य तापमान से और कम हो जाता है। सामान्य तापमान से और तापमान कम हो जाता है, जिससे यहां पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है। वहीं पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो तापमान है वो तापमान अधिक हो जाता है, वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, और लो प्रेशर का यहां पर निर्माण हो जाता है। बातें क्लियर है? फिर देखिएगा, अब इस ला नीनो की बात करें तो ला नीनो का जो प्रभाव देखने को मिलेगा आपको, तो ये प्रभाव आपका भारत के संदर्भ में, भारत में अनुकूल वर्षा होगी लेकिन बाढ़ का कारण बन जाएगी। भारत में बाढ़ की समस्या आ जाएगी। और अगर पेरू के तट पर देखें, वैश्विक प्रभाव के अंतर्गत पेरू में हो जाएगा सूखा। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि ला नीनो के समय भारत में क्या स्थिति निर्मित होती है? ला नीनो के समय तो बाढ़ की स्थिति रहती है, वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, यह भी आप बता सकते हैं, और यहां पर सूखे की स्थिति होती है, वर्षा सामान्य से कम वर्षा होती है पेरू के तट पर। ठीक है, फिर यहां पर एक और शब्द नोट करें, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा अपनी सामान्य प्रकृति, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा अपनी सामान्य प्रकृति दर्शाती है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसकी सामान्य स्थिति कैसी है। ठंडी है तो सामान्य स्थिति कैसे प्रदर्शित करेगी? ठंडी। अब यह है आपके है सारी चीजें, जहां पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और आपका प्रश्न बन सकता है। ला नीनो के संदर्भ में प्रभाव पूछेंगे, कहां का शब्द है, कितने वर्षों के अंतराल में आता है, किस कारण उत्पन्न होता है, और इस समय क्या एक और हम्बोल्ट की जलधारा में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर नोट करना चाहें तो यहां पर आप ये बता सकते हैं इसमें, जैसे कि वहां पे वाकर सेल के बारे में लिखा, तो ला नीनो के समय जो वाकर सेल है, वाकर कोशिका की दिशा
क्लॉकवाइज हो जाती है। ठीक है, वहां पर एंटी क्लॉक हो रही थी तो लानिनो में क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। अब इसको भी समझता अपन मैप के माध्यम से। ठीक है, ये क्या हो गया, चलिए मैप के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सामान्य स्थिति तो आपको पता है। सामान्य स्थिति में क्या होता है, पेरू के तट पर या फिर पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान कम होता है। कम क्यों होता है, मैंने अपतट पवनों का प्रभाव के कारण बतला दिया था। अपतट पवनों का होता है जहां से, जिसके कारण अपवेलिंग होता है, अपवेलिंग से नीचे से ठंडा जल ऊपर आता है, वहां का सामान्य तापमान को कम कर देता है। ठीक है, अब यहां पर फिर से ये आउटलाइन में इसमें मैं बना देता हूं थोड़ा, ताकि आपको विजिबल हो जाए। देखिएगा, ठीक है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, यहां पर ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं यहां पर, इससे बना दीजिए। और ये आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर का तट हो जाएगा। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब मैंने कहा कि लानिनो के समय होता क्या है। लानिनो के समय जो आपका यहां पर ये पेरू है, इस पेरू का जो तापमान है, यहां पर तापमान सामान्य तापमान से और कम हो जाता है, जिसके कारण यहां पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के तट पर यहां पर तापमान अधिक हो जाने से यहां पर लो प्रेशर का निर्माण होता है। सीधी सी बात यह हुई कि पूर्वी प्रशांत महासागर तापमान सामान्य तापमान से और गिर जाता है, जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर में आप देखेंगे तो सामान्य तापमान से तापमान वृद्धि हो जाती है। यह हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है ऐसा। ठीक है, अब यहां पर पौने क्या होती है, तापमान अधिक होने के कारण आरोहण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आरोहण की प्रक्रिया से क्षोभ सीमा तक पौने ऊपर उठती है, जहां पर यह हाई प्रेशर का निर्माण करती है। यहां से ये दोनों दिशा में, इस दिशा में भी जाती है आपकी, वैसे इस दिशा में भी जाती है। तो इस दिशा में जाने के बाद यह पेरू के तट पर जो आपका क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है, वहां पर यह अवरोहण की प्रक्रिया से यहां पर क्या हो जाती है, अवतलित हो जाती है। ये हवा यहां आकर इकट्ठी हो जाती है, तो यहां पर आपका, यहां से फिर नीचे जाएगी तो यहां पर आपका लो प्रेशर का निर्माण करती है। ठीक है, और वायु यहां पर अवतलित हो जाती है। फिर आप देखेंगे तो यहां पर तापमान अधिक है, दाब उच्च है, तो उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर फिर से इधर पौने चलेगी। अब ये हो जाएगा, यहां पर एक सेल बनेगा आपका, उस सेल को ही कहा जाता है आपका जो क्लॉकवाइज दिशा में होता है। ठीक है, ये क्या हो जाए आपका क्लॉकवाइज। तो इसी को, ये भी वक्र सेल ही आपका, वक्र कोशिका। तो वॉकर कोशिका की दिशा क्या हो जाती है, क्लॉकवाइज। और वॉकर सेल के समय, अब ऐसा नहीं पूछेंगे कि वॉकर सेल होता क्या है। ठीक है, वॉकर सेल होता है कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में ताप एवं दाब अंतर के कारण बनने वाली कोशिका को वॉकर सेल कहा जाता है, जिसका एल नीनो के समय इसकी दिशा कैसी हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज, और ला नीनो के समय इसकी दिशा कैसी हो जाती है, क्लॉकवाइज। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर अवतलित हो रही है, तो पेरू के क्षेत्र में यहां पर क्या होगा, यहां पर सूखे की स्थिति निर्मित हो जाएगी, जबकि इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या आ जाएगी। इस पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएगा, बाढ़, क्योंकि यहां पर बादलों का निर्माण होगा, और बादलों का निर्माण होगा तो ये वर्षा करेंगे आपके। ठीक है, बादलों का निर्माण होगा, ये आपका इस भूभाग में पूरी वर्षा करेंगे। ठीक है, और वर्षा के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो मेरे ख्याल से ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होगी। वॉकर सेल बनता है तो इसकी दिशा कैसी होती है, और वहां पर वॉकर सेल बनता है तो उसकी दिशा कैसी होती है। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखते हैं आगे। अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एल नीनो और ला नीनो हो गया। अब एल नीनो जब ला नीनो हो गया तो एक शब्द आता है आपका, जिसे कहा जाता है दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन होता क्या है? अगर आपको ला नीनो एल नीनो समझ में आ गया तो यह बहुत आसान है। क्या कहा मैंने, एल नीनो ला नीनो समझ में आ गया तो दक्षिणी दोलन बहुत आसान है। कैसे? अब देखिएगा, दक्षिणी दोलन होता क्या है, तो मैं कहूंगा प्रशांत महासागरीय तटीय
क्षेत्रों में ताप एवं दाब में अंतर के कारण वोकर चक्र का या वोकर कोशिका का निर्माण होता है, जिसे दक्षिणी दोलन कहा जाता है। दक्षिणी दोलन है कुछ नहीं, आपका यह दक्षिणी दोलन जो होता है यह आपकी जो सामान्य स्थिति होती है, सामान्य स्थिति मैंने बताई थी आपको, सामान्य स्थिति फिर से नहीं बताऊंगा, मैंने कहा था एक जरूरत पड़ेगी। और एक होता है आपका एल नीनो, इन दोनों को मिला दिया जाए तो दक्षिणी दोलन होता है। तो सामान्य स्थिति और एल नीनो संयुक्त रूप से दक्षिणी दोलन का निर्माण करते हैं। अब आपको सामान्य स्थिति में पता है कि तापमान, पेरू के तट का तापमान क्या होता है, पेरू के तट का तापमान सामान्य तक कम होता है, और यह एल नीनो में तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो तापमान में कमी या वृद्धि, तापमान में होने वाला क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, ताप और दाब में अंतर होता है, और ताप और दाब में कैसा अंतर, यह ताप और दाब में परिवर्तन होता है। ठीक है, ताप और दाब में परिवर्तन के कारण प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में तापमान और दाब में परिवर्तन होने से वक्र संचरण का निर्माण होता है या वक्र सेल का निर्माण होता है। इसी को क्या कहा जाता है, दक्षिणी दोलन कहा जाता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, और इसमें कुछ भी ना तो मैप है, मैप वही है जो अभी मैंने बतलाया था। ठीक है, और दक्षिण दोलन के बारे में ये परिभाषा ध्यान रखना। क्लियर हुआ। दक्षिणी दोलन के बाद आप देखेंगे एक नया शब्द आएगा जिससे आप कहेंगे एल्सो, एल नीनो इंसो, एल्सो क्या, इंसो। ठीक है, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन। ठीक है, एल नीनो दक्षिणी दोलन। ठीक है, अब एल नीनो दक्षिणी दोलन मैंने कहा, तो एल नीनो दक्षिणी दोलन जब मैं बोल ही रहा हूं तो एल नीनो दक्षिणी दोलन में क्या हो जाएगा आपका, एल नीनो दक्षिणी दोलन में जो अब भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर मैं कहूं भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति में क्या होगा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा तो भारतीय क्षेत्र में लो प्रेशर बनेगा और हिंद महासागर क्षेत्र में हाई प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, सामान्य स्थिति रहेगी। तो मैंने कहा दक्षिण पश्चिम मानसून की सामान्य स्थिति, मतलब सामान्य वर्षा, और दूसरी ओर एल नीनो का घटनाक्रम। इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है एनसो। बस ये वाली बात है। ठीक है, तो एनसो में मैंने बताया कि जो एल नीनो होता है, एल नीनो हो रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून को कमजोर करता है और ये सामान्य स्थिति होती है। तो सामान्य स्थिति, और यदि एल नीनो के प्रभाव से भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून में इस मौसम को कमजोर कर दिया जाता है तो वही घटना होती है आपकी इंसो। क्लियर हुआ। तो भारत में सामान्य स्थिति के बाद आने वाली एल नीनो की घटनाक्रम के कारण इंसो परिघटना या इंसो जलवायु घटना का निर्माण होता है। बस इतनी बात ध्यान रखना, ये सब मिक्स है, ऐसे मिले होते हैं जैसे कि आपको फिर पता नहीं चलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इंसो की कंडीशन में प्रशांत महासागर जो आपका है, प्रशांत महासागर का जो ताप और दाब में क्या परिवर्तन हो जाता है, ताप और दाब में
क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, तो क्या परिवर्तन होता है? तो मैं कहूंगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए इसी प्रकार से, तो आपको बताना होगा कि जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी भाग, ठीक है, पूर्वी भाग कैसा हो जाएगा आपका? पूर्वी भाग गर्म हो जाएगा और पश्चिमी भाग कैसा होगा? पश्चिमी भाग ठंडा हो जाएगा। बस ये आपको बतलाना है। ठीक है, ले दे के बात वही आ जाती है, गोल गोल घूम के बात वहीं पर स्थायी आ गई। ठीक है, तो हमने एल नीनो पढ़ लिया, लानिनो पढ़ लिया, साउथ ऑसिलेशन पढ़ लिया, एंसो पढ़ लिया। ठीक है, और क्या बचता है आपका? यहां पर हमने एल नीनो देखा, लानिनो देखा, दक्षिणी दोलन और एंसो देखा। इंडियन ओशन डाइपोल में हम आ जाते हैं। ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल। हिंद महासागरीय, हिंद महासागरीय द्विध्रुव। ठीक है, हिंद महासागरीय द्विध्रुव, इसे इंडियन ओशन डाइपोल, IOD कहा जाता है। अब कुछ सामान्य बातें लिखते हैं इसमें। हिंद महासागर द्विध्रुव में क्या होता है, देखिएगा। हिंद महासागरीय क्षेत्र में ताप एवं दाब में अंतर के कारण, ताप और दाब के अंतर के कारण हिंद महासागर के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में ताप दाब में अंतर, रुकिएगा, हिंद महासागरीय क्षेत्र के ताप और दाब में अंतर के कारण हिंद महासागर पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में दो ध्रुवों का निर्माण होता है। दो ध्रुवों का निर्माण होता है, जिसे इंडियन ओशन डाइपोल कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा तक क्या हो गई? हिंद महासागर के क्षेत्रों में ताप और दाब में अंतर के कारण हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में दो ध्रुव बन जाते हैं और दो ध्रुवों को ही कहा जाता है इंडियन ओशन डाइपोल। अब देखिएगा, एक बात और यहां पर लिखेंगे, ये जो इंडियन ओशन डाइपोल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं आपके? दो प्रकार में एक होता है सकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल और एक होता है नकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल। अब ये नकारात्मक सकारात्मक कहने का सीधा मतलब है, अगर सकारात्मक हुआ तो भारत का, या फिर आप कहें भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून अनुकूल होगा, इसलिए सकारात्मक कहा। और यहां पर भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून प्रतिकूल होगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पे पर्याप्त वर्षा होगी और यहां पर सामान्य से कम वर्षा हो भी सकता है, सूखे की स्थिति भी आ जाए।
ठीक है। तो इंडियन ओशन डाइपोल में अगर आपसे प्रश्न बनेंगे तो परिभाषा को ध्यान रखिए। सकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल पूछेगा तो क्या होगा वो हम बात करेंगे, ठीक है। अभी ये दोनों पढ़ाऊंगा मैं, सकारात्मक और नकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, ठीक है। चलिए इसी पे आ जाते हैं। सकारात्मक, या फिर ऐसे लिख देते हैं इसको, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। पॉजिटिव इंडियन ओशन जो डाइपोल होता है, चलिए इसी कलर से लिख देते हैं। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है, यहां पर क्या होता है, हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में ताप दाब अंतर होता है, ठीक है। तटीय क्षेत्रों की बात करें तो एक तट होता है आपका पश्चिमी तट और एक होता है आपका पूर्वी तट, ठीक है। जो हिंद महासागर का पश्चिमी तट होता है, यहां पर तापमान में क्या हो जाएगी, कमी। तापमान में कमी होने से यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, तापमान कम हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, जो सकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल होता है, ये पश्चिमी हिंद महासागर का जो अरब सागर वाला पार्ट है का तापमान पूर्वी हिंद महासागर के सामान्य तापमान से यहां पर पश्चिमी प्रशांत महासागर का तापमान यहां पर देखिएगा, यहां पर तापमान अधिक हो जाता है, जिससे यहां पर लो प्रेशर का निर्माण होता है। वहीं पूर्वी तट पर तापमान में क्या हो जाएगी, कमी, जिससे यहां पर हाई प्रेशर बन जाता है। अब ऐसा ये तापमान पूर्वी तट का मतलब यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया से सटा हुआ हिस्सा, या आप यहां पर यह बता सकते हैं बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी हिस्सा, का दक्षिणी भाग, और ये वाला हो जाएगा आपका अरब सागर वाला पार्ट, ठीक है, अरब सागर वाला पार्ट। बस इसमें है कुछ नहीं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे लो प्रेशर का निर्माण होता है। वहीं पूर्वी तट पे तापमान में कमी के कारण हाई प्रेशर बन जाता है। यह घटनाक्रम हमेशा नहीं होता है, कभी कभी जब आपका इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति निर्मित होती है तब स्थिति ऐसी निर्मित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है ऐसा, या किस कारण हो रहा है, तो ये कई कारण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अब इसको मैं मैप के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। पॉजिटिव, पहले नेगेटिव के बारे में भी लिख लेते हैं अपन, फिर दोनों को एक साथ में समझ लेंगे, या फिर अगर आप कहें तो पॉजिटिव बता देते हैं पहले आपको, ठीक है। देखिएगा इसमें मैप अगर पॉजिटिव वाला होगा तो मैं निकालता हूं इसमें। ये नेगेटिव वाला है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं अपन, वर्ल्ड का मैप इसमें है क्या, विश्व का मानचित्र नहीं है, तो ये वाला अपन प्रयोग करते हैं, देखते हैं अगर इसमें हो जाए। चलिए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें आउटलाइन मैप बना देता हूँ, आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ये जो आपका है अफ्रीका है, ये आपका मेडागास्कर है, ठीक है। और फारस, ये हो जाएगा आपका लाल सागर, ये फारस की खाड़ी, ये आपका गुजरात, ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र, म्यांमार, ठीक है। इसका कॉल आ रहा है, चलिए बात में उठाएंगे, ठीक है। ये आपका इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबीज, ठीक है, पापा न्यू गिनी, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। और ये है आपका है हिंद महासागर, ये वाला हो जाएगा आपका अरब सागर, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब यहां पर मैंने बतलाया आपको कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का, ठीक है।
पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। पॉजिटिव इंडियन डाइपोल में क्या होता है, यहां पर तापमान में क्या हो रही थी, वृद्धि इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में तापमान में क्या हो रही थी, कमी। तापमान में कमी के कारण यहां पर प्रेशर कैसा बन रहा था आपका, हाई प्रेशर, और यहां पर वायु के आरोहण के कारण प्रेशर कैसा क्रिएट होगा, लो प्रेशर। तो यहां से हवाएं क्या होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद इस और दिशा में जाएगी और यहां पर क्या हो जाएगी, अवतलित हो जाएगी। तो ये हवाएं ऊपर जब जाती है आर्द्रता लेकर, ये आर्द्रता लेकर, ठीक है, और यही आर्द्र पवनों को दक्षिण पश्चिम मानसून आपका धक्का देकर किधर ले जाता है, इसको इस दिशा में, ठीक है, इसी दक्षिण पश्चिम, इसी बादल को, ठीक है, बादल को आपके भारत के क्षेत्र में लाएगा, जिससे भारत में यहां पर क्या होगी, वर्षा होगी। समझ में आ रहा है कि जब हिंद महासागरीय द्विध्रुव में, हिंद महासागरीय द्विध्रुव में हम बात करें तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है, इस पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में हिंद महासागर का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में तापमान अधिक हो जाने से निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, क्योंकि तापमान अधिक होने से वायु का आरोहण होगा, आरोहण होने से निम्न जो निचले क्षेत्र में निम्न वायुदाब का निर्माण होगा। क्षोभ सीमा पर आर्द्र पवनों के कारण बादलों का निर्माण होगा, यही बादल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आकर भारत में वर्षा करते हैं। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देख, क्योंकि यहां पर आपका हाई प्रेशर बन जाता है क्षोभ सीमा के पास में, और यही क्षोभ सीमा के पास में हाई प्रेशर बना तो वही हाई प्रेशर आगे की ओर बढ़ेगा, भारतीय भूभाग में जाकर वर्षा कर देगा, ठीक है, क्योंकि आपके भारतीय भूभाग का जो स्थलीय भाग है वहां पर लो प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, लो प्रेशर बना है तो वहां पर जाएगी पवने, ठीक है, वहां पर वर्षा करेंगी, अरब सागर से वहां पर आर्द्रता ग्रहण करेगी, आर्द्रता ग्रहण करने के बाद ये भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा करेगी, सामान्य मानसून में जो वर्षा होती है उससे अधिक मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है। तो ये आपको पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में ये घटनाक्रम होता है, और इस घटनाक्रम में मैंने आपको बतला दिया। ये जो यहां पर एक सेल बनता है, ये जो क्लॉकवाइज जो सेल बन रहा है, इसी को सेल को कहा जाता है हेडली सेल, हेडली कोशिका, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इंडियन ओशन डाइपोल में हेडली कोशिका की दिशा क्या होगी, अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल हुआ तो क्लॉकवाइज दिशा, ठीक है, ये क्या आपका क्लॉकवाइज है, किसमें, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में। क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है। यहां पर मैंने नेगेटिव का नहीं बताया, तो पॉजिटिव का तो अब देख लिया है, अब नेगेटिव के बारे में हम चलते हैं। कहां पर आ गए हम, ओके, ये अपना एलिनो आगे खिसक गया क्या, अच्छा, चलिए क्रम इधर उधर हुआ है तो आप देख लेना, व्यवस्थित हो जाएगा वो। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, यहीं पर कर लेते कंटिन्यू, इसी का आगे ऐड कर लेते पेज। नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होगा, आप हिंद महासागरीय क्षेत्रों में, ठीक है, या फिर आप कहें ये जो होगा इसमें देखिएगा, चलिए हटा ही देते हैं, अपन सीधा वहीं पे आ जाते हैं। हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में ताप और दाब में अंतर, ठीक है, ताप और दाब में अंतर होने के कारण तटीय क्षेत्रों का जो पश्चिमी भाग है या पश्चिमी हिंद महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर जो इंडियन ओशन, आपका पश्चिमी इंडियन ओशन, जिसे आप अरब सागर भी आप बोल सकते हैं, अरब सागरीय क्षेत्र, ठीक है, यहां पर जो तापमान होगा, तापमान यहां पर कम हो जाने से यहां पर हाई प्रेशर का निर्माण होगा, तो वहीं पूर्वी इंडियन ओशन, हिंद महासागर, या फिर आप कहें बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी भाग,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तापमान अधिक होने से यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। तो ये ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पूर्वी जो भाग है आपका बंगाल की खाड़ी, तो इसके कारण जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है यहां पर पर्याप्त वर्षा, ठीक है, जबकि इसके कारण भारत में वर्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, सामान्य से कम वर्षा हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना? हिंद महासागर तटीय क्षेत्र में हमने बात कर लिया। अब इसको मैप में लेकर आ जाते हैं। एक मैप मैंने रख ही रखा है, यहां पर नेगेटिव का मैप है इसमें। ये देखिएगा, ये दिख नहीं रहा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये जो आप तट देखेंगे यहाँ पर देखिएगा, ये आपका अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, ठीक है, ये आपका ये भारत, ठीक है, और ये इंडोनेशिया, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिएगा यहाँ पर तापमान क्या हुआ था, अधिक, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर बना। लो प्रेशर क्यों बना? क्योंकि वायु का आरोहण हुआ। वायु का आरोहण होने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये क्षोभ सीमा के पास में इस दिशा में गमन करेगा और यहाँ पर ये अवतलित हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर तापमान में कमी के साथ प्रेशर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पर एक कोशिका का निर्माण हो जाएगा और उसी कोशिका को आप क्या कहेंगे, हेडली कोशिका, जिसमें संचरण कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका इंडियन ओशन डाइपोल हो गया। क्लियर है यहां तक? चलिए, इंडियन ओशन डाइपोल में हमने हेडली कोशिका, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भारत में क्या होगा, भारत में आप सूखा पड़ेगा क्योंकि यहां पर आर्द्र वायु इधर आ ही नहीं पाएगी, हाई प्रेशर होगा। तो ये हाई प्रेशर आपका या तो दक्षिण भारत में नीचे चला जाएगा, दक्षिण हिंद महासागर में, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया के इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने के कारण ऑस्ट्रेलिया में अपार मात्रा में वर्षा होगी, ठीक है यहां तक। चलिए, अब लास्ट में आपका बचता है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, एक सेकंड रुकिएगा, पश्चिम विक्षोभ देख लीजिए, कॉल आ रहा है तो चलिए हटा देते हैं। पश्चिम विक्षोभ में क्या होता है, देखिएगा यहां पर एक मैप बना देता हूं मैं थोड़ा सा। ये आपका अफ्रीका है, ये फारस की खाड़ी, ये आपका इंडिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये अफ्रीका का ये हो जाएगा, यहां पर आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। मैंने आपको भारत के संदर्भ में पश्चिम विक्षोभ के बारे में चर्चा कर लिया था, ठीक है। और ये पश्चिम विक्षोभ की घटना कब घटित होती है, ये घटना होती है आपकी शीत ऋतु में, हाँ, शीत ऋतु, शीत ऋतु में, ठीक है। शीत ऋतु में क्या होता है कि सूर्य का दक्षिणायन होता है, सूर्य का दक्षिणायन होने से ITCZ का भी दक्षिणायन होगा, ठीक है, दक्षिणायन होगा उसका भी, दक्षिणायन होगा। ITCZ का भी दक्षिणायन होने से भारत के उत्तरी क्षेत्र में उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर का निर्माण होगा, ठीक है। यहां पे उच्च वायुदाब का निर्माण हो गया, ठीक है। अब उच्च वायुदाब का निर्माण हो गया, ये एक अलग कंडीशन, ठीक है। और दूसरी ओर अगर देखें तो इसी भूमध्य सागर के क्षेत्र में यहां पर भी क्या होगा, यहां पर
वायु आर्द्र होकर यहाँ पे लो प्रेशर जैसे कि बना हुआ है, वायु आर्द्र होकर ऊपर की ओर उठेगी, यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा और यही हाई प्रेशर से हवाएं क्या होगी, इस क्षेत्र में चलना हुआ स्टार्ट करेगी। और जब यहां से ये आर्द्र पवने जब इधर की ओर गति करती हुई आएगी, किसके साथ में, ये उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के साथ, ठीक है, क्योंकि आईटीजेट के दक्षिणायन होने से जेट स्ट्रीम का भी क्या हो जाता है, जेट स्ट्रीम का भारतीय भाग में प्रवेश होता है। तो ये जेट स्ट्रीम के साथ में ये जो आर्द्र पवने हैं, ये आर्द्र पवने कहाँ आ जाती है, भारतीय भूभाग में ये वर्षा करती आती है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो ऐसा करके भारत में भी वर्षा करती है। और इसी उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम से भारत में होने वाली वर्षा को जो भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करके आती है और ये पश्चिमी विक्षोभ के रूप में वर्षा करती है और ये पश्चिम से पूर्व की इसकी दिशा होती है और ये घटनाक्रम शीत ऋतु में घटित होती है, जिसमें सूर्य के दक्षिणायन से आईटीजेट का दक्षिणायन होता है, जिससे जेट स्ट्रीम या उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की लेयर भी कहां पर आ जाती है, भारतीय भूभाग में आ जाती है और भारत में वर्षा करती है। इसी को कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा और इसी को आप मावठ के रूप में जानते हैं। इसी का क्या कहा जाता है कि भारत में मावठ की स्थिति निर्मित हो गई है। क्लियर हुआ? तो ये पश्चिमी विक्षोभ था आपका। अब यहां पर हमने लगभग सारी शब्दावली को चर्चा कर लिया है और आपका सिलेबस का जो पॉइंट है जलवायु घटनाक्रम, जहां पर हमने एल नीनो को भी देखा, ला नीनो को भी देखा, दक्षिणी दोलन को भी देखा, एंसो को देखा, इंडियन ओशन डाइपोल को देखा और पश्चिमी विक्षोभ को भी देखा। तो इस तरह से हमने इन सारे ही जलवायु घटनाक्रम के बारे में अध्ययन कर लिया है। मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपके प्राइमरी परीक्षा में कोई प्रश्न जाएगा। अगर जाएगा भी तो फिर वो अगर आपसे नहीं बनता तो फिर किसी से नहीं बनेगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपने उसको पढ़ा है। ठीक है, तो अच्छे से इसका ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप देखना चाहे देखिएगा। कॉन्सेप्चुअल है टॉपिक, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो साथियों, क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार आप सारी स्लाइड को देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, सारी स्लाइड में आप देख लेंगे तो यहां पर मैंने इंडियन ओशन डाइपोल पहले यहां पर आ गया आपका। ठीक है, क्योंकि एड यहां पर हो गया तो ये दोनों चीजें मैंने बता दिया। फिर सबसे पहले हमने एल नीनो को देखा था। एल नीनो में आप ध्यान रखना, इसमें इस भाषा का शब्द है, इसे द लिटिल बॉय कहा जाता है। जो आपका लानिनो होता है, लानिनो को क्या कहा जाएगा, एंटी एल नीनो भी कहा जाता है। जो आपका ये लानिनो बताया मैंने, ये एंटी एल नीनो कहा जाता है, क्योंकि एल नीनो का जस्ट उल्टा होता है। एक और मैंने जब आपको इंडियन ओशन डाइपोल बताया है, इसे एक नाम और दिया जाता है, वो नाम भी यहां पर नोट कर लेना, अभी ध्यान आया मुझे। इसे एक नाम कहा जाता है, इसे भारतीय नीनो के नाम से जाना जाता है। भारतीय नीनो, भारतीय नीनो के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हिंद महासागरीय द्विध्रुव को क्या कहा जाता है, भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। ठीक है, यहां पर हमने सब चीजों को देख लिया है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, एल नीनो हो गया आपका, दक्षिणी दोलन हो गया, एंसो भी हो गया, पश्चिमी विक्षोभ भी हो गया। तो इस प्रकार से आपकी आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।